हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने जैसा सुपर और बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में संज्ञा। ये इसकी सेकेंड क्लास होने वाली है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये विशेष भूमिका निभाता है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, वनडे लेवल से लेकर यूपीएससी तक का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आती है और आती है, यानी अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को स्टार्ट टू एंड तक पढ़ना है, ताकि इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, जो पॉइंट रहेंगे, उनको आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओ। ओके, तो आइए। और एक बात और है कि आप लोग जो है नोट्स नहीं बनाते हैं तो नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आप जो रिवीजन करेंगे उसमें रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने जाना था संज्ञा क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, या फिर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने संज्ञा के कुछ टाइप भी कर लिए थे, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लियर कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ओके, चलिए, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा आप लोग, भाववाचक संज्ञा। तीसरा टाइप रहेगा भाववाचक संज्ञा। बनाए, इससे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था कि संज्ञा जो है इसका संधि विच्छेद है क्या होगा, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए, एग्जाम में कुछ नहीं तो सिर्फ इसका शाब्दिक अर्थ ही पूछ लेते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। संज्ञा की कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, संज्ञा से छोटे छोटे पॉइंट ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो संज्ञा है जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है सम धन ज्ञान। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, इस सम का अर्थ होगा सम्यक ज्ञान। क्या? सम्यक ज्ञान। ये इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है। सम्यक ज्ञान का अर्थ हो जाता है संपूर्ण ज्ञान, यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब क्या है, संज्ञाएं हैं। ठीक है, क्या है, संज्ञा है। चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, झील हो, तालाब हो, पेड़ हो, पौधे हो, XYZ कुछ भी, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे ये बोर्ड हो, जो कुछ भी हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जिसकी हमें जानकारी है, जिसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सब क्या है, संज्ञाएं हैं। ठीक है, इसीलिए सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा, संपूर्ण ज्ञान। क्या होगा, संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अब हेडिंग बनाई आप लोगों ने भाववाचक संज्ञा को। अब आप लोग जानेंगे ये जो भाववाचक संज्ञा है, पहले आप लोग क्वेश्चन बताएंगे, जो भाववाचक संज्ञा है ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगी। हमने आपको बताया था संज्ञा को पहले दो पार्टों में विभाजित किया गया है। संज्ञा को मुख्य रूप से, या कहें संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो मूल रूप से संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, दस्यवाचक और आदर्शवाचक।
तो अब आप लोग बताएंगे जो भाववाचक संज्ञा है ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगी। चलिए देखते हैं कितने लोग जो है बता पाएंगे, कितने लोग जो है ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि ये जो भाववाचक संज्ञा है क्या, कि वे संज्ञाएं जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं या जिनको केवल महसूस किया जाता है, जिनको देखा नहीं जाता है, जिनको सुना नहीं जाता है, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कि ऐसी संज्ञा जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा कि वे संज्ञाएं जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, यानी फील किया जा सकता है, महसूस किया जाता है, ऐसे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर हो गया? क्या है कि वे संज्ञाएं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, यानी जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है, ऐसे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए बुराई है, अच्छाई है, ईमानदारी है, बेईमानी है, प्रेम है, मानवता है, बचपन है, बुढ़ापा, जवानी है, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक हैं। इनका सिर्फ क्या होता है, भाव होता है। इनको ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, इसको से हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण, ईमानदारी। आज तक किसी ने क्या ईमानदारी देखी है? ईमानदारी देखी नहीं है, सिर्फ क्या किया, इसको फील किया, महसूस किया कि ये व्यक्ति जो है बहुत ईमानदारी से काम करता है। तो उस व्यक्ति को देखा, ना कि उसकी ईमानदारी को देखा। उसकी ईमानदारी को क्या किया, सिर्फ फील किया, महसूस किया कि ये व्यक्ति है बहुत ईमानदारी से कार्य करता है। ठीक है, और जैसे बेईमानी को भी किसी ने नहीं देखा, बेईमानी करते हुए देखा होगा किसी व्यक्ति को, ना कि बेईमानी को देखा होगा। ठीक है, बेईमानी, अच्छाई, बुराई, अच्छाई, आपने किसी अच्छे व्यक्ति को देखा होगा, ना कि अच्छाई को देखा होगा। उस व्यक्ति में अच्छाई को क्या किया, फील किया कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, बहुत अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छे से सबसे व्यवहार करता है। सिर्फ क्या किया, फील किया, महसूस किया। ठीक है, बुराई, इसको भी क्या किया हम लोगों ने, फील किया। कोई व्यक्ति है बहुत अत्याचार करता है, बहुत परेशान करता है, तो उसमें क्या है, एक बुराई है। तो उस बुराई को नहीं देखा हम लोगों ने, ना सुना है, सिर्फ क्या किया, महसूस किया, उस व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति के जो कार्य हैं उनको देखा कि ये जो व्यक्ति है बहुत बुरे कार्य करता है, दूसरों को हमेशा परेशान करता है, तो इसमें क्या है, ये बहुत बुरा है। तो इसकी बुराई को हम लोगों ने क्या किया, फील किया, महसूस किया, ना कि देखा है। ठीक है,
जैसे प्रेम, आपने अपने माता पिता से प्रेम किया होगा या आपके माता पिता ने आपसे प्रेम किया होगा, तो आप लोगों ने उसको सिर्फ महसूस किया होगा, ना कि देखा होगा। अपने माता पिता को देखा होगा, भाई बहन को देखा होगा, दोस्त यार को देखा होगा कि ये जो दोस्त है मुझसे बहुत स्नेह करता है। तो ये सब क्या किया हम लोगों ने, महसूस किया, ना कि देखा है। अगर कोई भी है किसी से बात करता हो, क्या कहता, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम को आप लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ क्या किया, महसूस किया है। ठीक है, तो ये सब के संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे, तो ये सब जाएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्या, प्रेम, स्नेह, प्यार, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और इन सभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लव कहते हैं। इन सभी का एक ही मीनिंग रहता है, लव। ठीक है, ये सब क्या है, ये शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे बचपन किसी ने देखा, क्या अपना बचपन किसी ने देखा, हम लोगों ने अपना बचपन भी नहीं देखा, सिर्फ क्या किया, महसूस किया कि हम जो बच्चे हैं या जो हमारे जो बच्चे हैं ये अभी छोटे हैं, ये हम लोगों जैसे कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ये सब क्या किया हम लोगों ने, महसूस किया, ना कि देखा। उस बच्चे को देखा, उसके बचपन को नहीं देखा। ठीक है, और जैसे बुढ़ापा, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें एक नोट पॉइंट बनेगा जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, या पूछ दिया जाए जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ये एक वचन होती हैं या बहुवचन होती हैं, तो आप लोगों को बताना है जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होंगी ये सदैव एक वचन होती हैं। कैसी होती हैं, सदैव एक वचन होती हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट बना लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्या ये संज्ञाएं या ये संज्ञा शब्द, ये संज्ञा शब्द सदैव, ये संज्ञा शब्द सदैव एक वचन होते हैं। कैसे होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। तो ये आप लोग समझ गए कि भाववाचक संज्ञा क्या है। और देखिए हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें से ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ये सभी को आती है। पूछा जाएगा तो क्या, तो पूछा जाएगा ये शब्द, इनमें से कोई शब्द ले लिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो जब हम लोग पढ़े होंगे तभी इसको हम लोग कर पाएंगे। अगर हम लोगों ने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा, तो इसको हम लोग सही नहीं कर पाएंगे। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा कि इसे आप महसूस करेंगे या फील करेंगे या नहीं फील करेंगे, ये कोई नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, शब्द दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है या नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे से समझते हुए, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो एक बार ये आप लोग जो है नोट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। नोट कर लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा।
चौथा टाइप रहेगा पदार्थ वाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको नोट कीजिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो ध्यान देना आप लोगों को, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी कि जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ या किसी द्रव्य के बारे में बताते हैं, द्रव्य का बोध कराते हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हो, या द्रव्य का बोध कराते हो, द्रव्य का बोध कराते हो, उसे द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी, पदार्थवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कर लिया सभी ने नोट? क्या है कि वे संज्ञा शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हो, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने लिया क्या? सोना। ये क्या है? ये एक वस्तु है, पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। सोना है, चांदी है, सोना चांदी, जैसे चीनी है, ये भी क्या है? एक पदार्थ है। तांबा है, ये क्या है? पदार्थ है। और जैसे तेल है, घी है, दूध है, मक्खन है, क्या? मक्खन है। ये सब क्या है? ये सब देखिए, जो सोना, चांदी, चीनी, तांबा, ये सब क्या है? पदार्थ है। और जो तेल है, घी है, दूध है, मक्खन है, ये सब क्या है? द्रव्य यानी लिक्विड है। तो इसमें पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं किस प्रकार से पूछी जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आप लोग जो है क्लियर कर चुके होंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा बताइए, जैसे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है चांदी, बी है, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है घी, ऑप्शन डी है ये सभी।
ये सभी। अब बताओ इनमें से निम्न में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की जाएगी तो इसमें ऑप्शन सी जाएगा सही। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। क्यों? यही एक लिक्विड है, या यही एक द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, तांबा भी क्या है? जो चांदी है ये भी वस्तु है, पदार्थ है। तांबा ये पदार्थ है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा सी, यानी घी। घी क्या है? द्रव्यवाचक है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, इसमें अगर पूछा जाए कि जो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है ये किस प्रकार की संज्ञा, एक वचन है या बहुवचन है, और ये मूल रूप से किस संज्ञा से संबंधित है, ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। अंतिम टाइप है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बनाया सभी ने पॉइंट? समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा बनाया सभी ने पॉइंट? अब देखिए, अब समझिएगा, ये जो समूहवाचक संज्ञा है ये, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगी? मूल रूप से जो संज्ञा है ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगी? तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन बनेगी कि वे संज्ञाएं जो गणनीय नहीं होती हैं, क्या? वे संज्ञाएं जो गणनीय नहीं होती हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो समूह में रहते हैं, जो एक झुंड बना के रहते हैं, जो इकट्ठे रहते हैं, क्या होते हैं? समूहवाचक, यानी समूह में रहते हैं। तो ये आप लोग इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो समूहवाचक संज्ञा है क्या होती है। तो इसकी जो परिभाषा नोट करेंगे कि वे संज्ञाएं जो गणनीय, वे संज्ञाएं जो गणनीय नहीं होती हैं, जो गणनीय नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, ये सिर्फ समूह या समुदाय का बोध कराती हैं। समूह या समुदाय का बोध कराती हैं। ये समूहवाचक, ये समूह या समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं।
नोट कर ली सभी ने। इसकी डेफिनेशन जो है, परिभाषा क्या बनी कि वे संज्ञाएं जो गणनीय नहीं होती हैं, ये सिर्फ समूह या समुदाय का बोध कराती हैं, इन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सिर्फ ग्रुप के बारे में ही बताते हैं, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए हमने इसमें आप लोगों को बताना है, हमने लिखा इसमें सेना। सेना का अगर हम लिख देंगे क्या, सेनाएं, ये उचित रहेगा या नहीं? तो देखिए जो सेना है, सेना का कभी सेनाएं नहीं होता है, ये शुद्धिकरण में भी पूछ लिया जाता है। देखिए सेना किसी एक से नहीं बनती है, किसी एक व्यक्ति से या किसी एक फौजी से या किसी एक सिपाही से सेना नहीं बनती है। इस सेना के अंतर्गत बहुत सारे कांस्टेबल या व्यक्ति या पर्सन आ जाते हैं, तभी सेना बनती है। ठीक है, ये सेना है, झुंड है, परिवार है। परिवार भी क्या है, एक ग्रुप से बनता है, किसी एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता है। किसी एक पर्सन से परिवार बन जाएगा क्या? आपसे अकेला कोई एक परिवार बनेगा? नहीं बनेगा। परिवार में माता पिता भाई बहन पत्नी पति सब होते हैं, तब एक परिवार बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, सब लोग समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक समूह बनता है। ठीक है, जैसे समिति भी एक समूह से बनती है। ठीक है, जैसे राज्यसभा में भी लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो एमपी होते हैं एकत्रित होते हैं, तब राज्यसभा का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे दल, मंडली, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। जैसे संगठन भी किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, ये सिर्फ खुद से नहीं होता है। क्या? संगठन। पुस्तकालय, जब एक पुस्तकालय होता है तो उसमें बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं, सिर्फ एक पुस्तक से पुस्तकालय का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो पुस्तकालय शब्द होगा ये भी किसके अंतर्गत जाएगा, ये भी जाएगा समूहवाचक के अंतर्गत, पुस्तकालय। ठीक है, क्लियर हुआ? पुस्तकालय है, परिवार है, मेला है, ये सब क्या है, मेला भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, दो व्यक्ति से नहीं बनता, इसमें भी समूह होता है, बहुत लोग होते तब मेला का निर्माण होता है या मेला लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थे संज्ञा के प्रकार। हम लोगों ने संज्ञा को क्लियर कर लिया है। ठीक है, कि आशा है आप लोगों से ऐसे कि आपको ये जो है सारे प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एक बार जो एक सभी लोग यस या नो का आंसर देंगे, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। ऐसे ही आप लोग जो हैं लगातार बने रहिएगा, इससे क्या होता है, मोटिवेट होते रहते हैं। इसलिए आप लोगों का जो साथ है हमारा मोटिवेशन होता है, इससे उत्साह बढ़ता है। जो हमारे साथी हमारे साथ लगे हुए हैं तो क्यों ना हम भी उनका साथ दें। तो आप लोग जो है हमेशा इसी प्रकार साथ बने रहिएगा, ताकि हम भी आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाए। ठीक है,
देखिए जब मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोगों को अब पीछे नहीं हटना है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।